आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट की। पहले हम लोग ये 2006 का जो मामला था, ये क्या था और 20 साल के बाद क्या फैसला आया? 2006 का जो मामला था वो मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 31 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और यही मामला था। इस मामले में पहले एटीएस ने तहकीकात की थी। एटीएस ने तहकीकात में 9 मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया गया था और वो केस जो है वो मुंबई की सेशन कोर्ट में चल रही थी, स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। 2012 में जो अरेस्ट किए गए थे, 4 हिंदू आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और उनमें ये जो हिंदू पुरुष थे उनको उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी, चार्जशीट में चार्ज फ्रेम हो रहे थे, तो चार्ज फ्रेम के खिलाफ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसमें अपील किया था और उसी के बारे में हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये चारों लोगों को जो है वो उनके उनके बारे में कोई सबूत नहीं है, तो उनको बरी किया जाए, ऐसे मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिए। ये जानना चाहेंगे कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ था, क्या चीज यूज की गई थी और कैसे ये जो आरोपी पकड़े गए थे वो किस तरह से इनको पकड़ा गया था? ये वही ब्लास्ट है जो शबे रात के दिन हुआ था, जो रात को लोग मुसलमान लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं इबादत के लिए, सब चीजों का? हाँ, वो शब रात के दिन का ही ब्लास्ट था, उसी दिन ब्लास्ट हुआ था। जो मुस्लिम लोग जो नमाज के लिए जाते हैं शब रात के रात, तभी ब्लास्ट हुआ था। तो ये 3 एजेंसियों ने इसकी जांच की और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट की। जी हाँ, 2006 में सितंबर के महीने में ये ब्लास्ट हुआ था। 31 लोगों मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और अभी 20 साल के बाद फैसला आता है और उसमें सभी लोग निर्दोष साबित होते हैं जो पकड़े जाते हैं। इसके बाद फिर 2009 में एक मालेगांव में ब्लास्ट और होता है जो काफी चर्चा में आता है। इन दोनों ब्लास्टों के पीछे की कहानी क्या है, आज हम इसी को समझेंगे और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारी बराबर की स्क्रीन में मुंबई से सुधाकर जी जुड़े हुए हैं, जो क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सारे केस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। ये पहले हम लोग ये 2006 का जो मामला था, ये क्या था और 20 साल के बाद क्या फैसला आया? 2006 का जो मामला था वो मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 31 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और यही मामला था। इस मामले में पहले एटीएस ने तहकीकात की थी। एटीएस ने तहकीकात में 9 मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया गया था और वो केस जो है वो मुंबई की सेशन कोर्ट में चल रही थी, स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। तो ये 2006 का मामला है। दूसरी बात, उसी मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने आज मतलब कुछ 2 दिन पहले एक जजमेंट दिया है और उनके ये जो उसमें जो बाद में 2012 में जो अरेस्ट किए गए थे, 4 हिंदू आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और उनमें ये जो हिंदू पुरुष थे उनको उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी, चार्जशीट में चार्ज फ्रेम हो रहे थे, तो चार्ज फ्रेम के खिलाफ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसमें अपील किया था और उसी के बारे में हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये चारों लोगों को जो है वो उनके उनके बारे में कोई सबूत नहीं है, तो उनको बरी किया जाए, ऐसे मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिए। ये जानना चाहेंगे कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ था, क्या चीज यूज की गई थी और कैसे ये जो आरोपी पकड़े गए थे वो किस तरह से इनको पकड़ा गया था? रात के वक्त ये ब्लास्ट हुए थे। जो कब्रिस्तान था उसमें ब्लास्ट हुए थे और कहीं 2-3 जगह पे ब्लास्ट हुए थे। ये ब्लास्ट में जिलेटिन का यूज किया गया था और एक्सप्लोजिव था। हाई एक्सप्लोजिव नहीं था लेकिन एक्सप्लोजिव था और एक्सप्लोजिव यूज करके ये ब्लास्ट किया गया था। जिस तरह से 2009 में ब्लास्ट जो दूसरा जो ब्लास्ट था उसी तरह ये ब्लास्ट हुआ था और इसी में ये जो लोग शुरू में जो है वो एटीएस ने जो तहकीकात की थी, तो उसी में उन्होंने 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था और ये पहला ब्लास्ट था मालेगांव में। ये वही ब्लास्ट है जो शबे रात के दिन हुआ था, जो रात को लोग मुसलमान लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं इबादत के लिए, सब चीजों का? हाँ, वो शब रात के दिन का ही ब्लास्ट था, उसी दिन ब्लास्ट हुआ था। जो मुस्लिम लोग जो नमाज के लिए जाते हैं शब रात के रात, तभी ब्लास्ट हुआ था और बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पर जमा हुए थे। बस यहाँ पर मस्जिद और कब्रिस्तान में और वहाँ पर वो नमाज भी पढ़ रहे थे। नमाज के बाद ये सब ब्लास्ट हुआ था। तो ये 3 एजेंसियों ने इसकी जांच की और नतीजा कुछ भी नहीं निकला।
तीन एजेंसियां थी इसमें, एटीएस थी, सीबीआई थी और एनआईए थी। दोनों जो पहले की जो एजेंसी थी उनका एक ही मॉड्यूल था। मतलब जो 2006 का ब्लास्ट है उस बारे में एटीएस और सीबीआई का एक ही कहना था कि इसमें नौ जो है वो हिंदू, नौ जो है जो मुस्लिम आरोपी थे उन्हीं के खिलाफ उनकी चार्जशीट थी और उनके बारे में उनकी पूरी तहकीकात थी और पूरा चार्जशीट भी उन्होंने उसी के बारे में की थी। और बाद में जो एनआईए आई 2012 में, जब एनआईए आई तो जो एनआईए का कहना था कि इसमें जो है आसिम अनान के स्टेटमेंट के ऊपर ये 9 मुस्लिम नहीं है और जो है 4 हिंदू आरोपी है, तो उनके ऊपर ये 4 हिंदू आरोपी जो है तो इनके इनके खिलाफ ये उनको अरेस्ट किया गया था और 2016 में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। सुधाकर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपका क्राइम जर्नलिज्म का इतना बड़ा अनुभव है, तो जो इन लोगों को आरोपी बनाया गया था वो लोग, क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस था, क्या वो लोग काम करते थे और कैसे उनको अरेस्ट किया गया था? पहले जो लोग जो नौ मुस्लिम आरोपियों को अरेस्ट किए गए थे वो वहाँ के कुछ लोकल थे, सिमी के कार्यकर्ता थे। उनको सिमी के कार्यकर्ता, बैन ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी और उसको बैन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता है ऐसा उनके ऊपर कहा गया था। और नौ जो लोग थे वो कुछ छोटे मोटे काम करते थे मालेगांव में। कोई पावरलूम में काम करता था, कोई खुद का गैरेज चलाता था, कोई दूसरे छोटे मोटे काम कर रहे थे। तो ये जो लोग थे ये सिमी से जुड़े हुए इनको बताया गया है और मालेगांव में रहते थे, मालेगांव में छोटे मोटे काम करते थे और उनके खिलाफ ये सब बड़ी कार्रवाई हुई थी। इसमें बड़े एक्ट भी बड़े बड़े सब लग गए थे। इसमें यूएपीए लगाया गया था, कॉन्फ्रेंसिंग एक्ट लगाया गया था और ये 9 आरोपी की जो 2006 के ब्लास्ट में थे उनके ऊपर मतलब बड़ा एक मुकदमा बनाया गया था और वो खड़ा किया गया था। फिर इसके 3 साल के बाद एक और ब्लास्ट होता है, उसकी क्या कहानी है मालेगांव में? 29 सितंबर 2009 में जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें जिसमें 11 हिंदू आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, उनमें से 4 लोगों को छोड़ा गया था और बाद में 7 लोग थे, 7 लोग के खिलाफ आज मतलब 7 लोग के खिलाफ पूरा मुकदमा चला और ये साथ में साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, कर्नल पुरोहित था, रमेश उपाध्याय थे। ऐसे 7 आरोपी थे और 7 आरोपी तब जो एटीएस के चीफ थे ये हेमंत करकरे जी थे और उन्होंने शुरू से ही वही जो उनका जो कहना था कि इसमें जो जो साइकिल मिली थी, जो मोटरसाइकिल मिली थी, वो मोटरसाइकिल पे साध्वी प्रज्ञा सिंह की उसकी वो मोटरसाइकिल थी और वो यूज की गई थी। उसी के बलबूते पे ये सब केस जो है वो खड़ी हुई थी और साध्वी और उनके जो साथी थे उनको अरेस्ट किया गया था। मतलब इसमें कोई ऐसी डबल ये नहीं थी, जो डबल बात नहीं थी, जो एक ही जैसे 2006 के ब्लास्ट में पहले एटीएस ने तहकीकात की, मुस्लिम आरोपी को अरेस्ट किया, उसके बाद सीबीआई ने तहकीकात की, मुस्लिम आरोपी के खिलाफ ये की और बाद में जब एनआईए ने की तो हिंदू आरोपियों के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट फाइल की। लेकिन 2009 के बारे में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2009 में क्लियर कट तहकीकात हुई थी, क्लियर कट हिंदू आरोपी थे और वही हिंदू आरोपी के खिलाफ लास्ट तक, मतलब पहले एटीएस ने जो तहकीकात की वही तहकीकात में बाद में एनआईए ने तहकीकात की और एनआईए ने ये केस चलाई और जो 2025 में साथी आरोपियों पर बरी किया गया। लेकिन एक बात है कि जो उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी जो आई थी, जैसे कि इसकी एनआईए की जो वकील थी, जो पीपी थी सालियन करके, रोहिणी सालियन करके, उसने एक बयान दिया था कि मुझके ऊपर प्रेशर आ रहा है और केस जो है वो मतलब धीरे तरीके से चलाने के लिए बात हो रही थी। तो इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी आई थी लेकिन तहकीकात के बारे में कोई दोहराय नहीं था। तहकीकात के बारे में पूरी बात स्पष्ट थी, आरोपी वही थे, उनके बारे में ही आखिरकार तक ये केस चली। तो साहब, मतलब कि 2009 का जो ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपी पहले रिहा हो चुके हैं, 2006 के बाद में हुए। 2006 के जो है उनके खिलाफ जो है जो एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की थी वो 2000 वो लेट फाइल की उन्होंने और इसी की वजह से वो मुकदमा जो है वो पेंडिंग था। 2016 में ये आरोपी को अरेस्ट किया गया था और इनको बाद में ये 6 साल अंदर थे, 6 साल के बाद उनको रिहा किया गया। ये जो 4 जो हिंदू आरोपी थे और जो एनआईए की जो तहकीकात थी वो अभी भी चालू थी, अभी भी उनकी केस जो है वो चालू थी। इसी की वजह से ये मामला जो है वो अभी तक हाईकोर्ट की में होने की वजह से ये पेंडिंग था।
उस वक्त जब 2009 में ये हुआ था ब्लास्ट, एक नया शब्द आया था, भगवा आतंक। ये शब्द की क्या कहानी थी, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2006 और 2009 में अलग-अलग कहानी थी। 2009 में पहले मुस्लिम आरोपी को अरेस्ट किया गया, बाद में हिंदू आरोपी को अरेस्ट किया। लेकिन 2009 में ऐसा नहीं हुआ। 2009 में शुरू से ही जो आरोपी थे वो हिंदू आरोपी थे और ये जो आरोपी थे ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से संलग्न थे। वो उनके संपर्क में थे और खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह एक बड़ी साध्वी थी और बड़ा उनका नाम था। उनको बाद में एमपी भी बनाया गया। मतलब इसमें जो आरोपी थे वो बहुत से स्वामी थे, स्वामी थे। तो इसमें जो है ये हिंदू अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से होने से वजह से इसको एक भगवा आतंक करके एक शब्द दिया गया था और ये कुछ पॉलिटिशियन ने शब्द किया गया था। उसके बारे में बहुत आक्षेप भी हुआ कि ये गलत है, भगवा आतंक तो इसमें नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहा गया था। लेकिन आरोपी सब ये कट्टर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के होने की वजह से उनके खिलाफ उनके बारे में ये भगवा आतंक करके उनको शब्द दिया गया था। आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, किसी भी अपराध के पीछे एक मोटिव होता है और एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी होती है। मोटिव के तहत और मॉडस ऑफ ऑपरेंडी की तरह अपराध किया जाता है। इन दोनों के बीच में क्या था मोटिव और क्या मॉडस ऑफ ऑपरेंडी निकल कर आई रिपोर्टिंग में जब आप लोग करते थे? ये जो 2009 का जो ब्लास्ट है इसमें मोडस ऑपरेंडी जो थी वो मोटरसाइकिल यूज की गई थी और वो एक ही जगह पे ब्लास्ट हुआ था ये और इसमें जो है जो प्लान किया गया था, दो आरोपी ने मोटरसाइकिल प्लान की थी और उसके बाद वहां से वो ब्लास्ट हुआ। इसमें जिलेटिन वगैरह का यूज किया गया था, एक्सप्लोजिव यूज किया गया था। इसमें भी बड़ा मामला खड़ा किया गया। एटीएस ने बड़ा मामला खड़ा किया था। तो इसमें जो मोडस ऑपरेंडी थी स्पष्ट थी कि कुछ लोग अब कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ लोग प्लान करते हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग फैसिलिटी यूज करते हैं। जैसे कर्नल प्रसाद पुरोहित ने उसमें आरडीएक्स दिया गया था, ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन था। प्रसाद पुरोहित जो कर्नल थे और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, तो उन्होंने उसमें ब्लास्ट में उनका भी रोल बताया गया था। उनको अरेस्ट हुई थी, वो लास्ट तक आरोपी थे। तो उन्होंने आरडीएक्स सप्लाई किया गया, ऐसा उनके ऊपर ये चार्जेस थे। उसके बरी बरी हो गए उसमें। लेकिन ये पूरी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और जो अलग अलग इस तरह से अलग अलग जिस तरह से आरोपी यूज करते हैं जो आरोपी उसी तरह इसमें यूज किया गया था। कोई प्लांटर था, कोई सप्लायर था, कोई किसने आरडीएक्स दिया था, किसने मोटरसाइकिल दी थी, कोई मीटिंग में था, जो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी उसमें कोई था। इस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है थी वो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उसमें इसके लिए उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एक्ट भी लगाए गए थे। और सरकार की तरफ से कौन पक्ष रख रहा था और इन लोगों की तरफ से, इसके बारे में भी अगर कोई जानकारी हो तो जरूर बताएं। ये जो आरोपी थे साध्वी प्रज्ञा सिंह, इनके लिए बड़े-बड़े आरोपी, बड़े-बड़े वकील जो है वो थे। मिश्रा करके बड़े लॉयर है वो उनके लिए थे। संजीव पुनायकर उनके लिए थे। बाद में मंगो करके उनके 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 वकील थे। अलग-अलग वकील थे। ये जो 7 आरोपी थे, 7 आरोपी के लिए अलग-अलग काउंसिल वहां पर आते थे और काउंसिल वहां पर उनके दलील रखते थे। बड़े-बड़े लॉयर थे ये 7 आरोपी के खिलाफ, 7 आरोपी के तरफ से और एनआईए की तरफ से रसाय करके बड़े सीनियर काउंसिल थे, उनकी बेटी भी थी और पक्ष रखा, उन्होंने भी एनआईए की तरफ से पक्ष रखा। लेकिन जिस तरह से एनआईए ने इनके खिलाफ जो सबूत पेश करने थे उसमें वो पूरी तरह से पेश नहीं कर सके। जिस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि रोहिणी सालियन जो एनआईए के पहले लॉयर थी, उन्होंने बताया था कि उनको ये कि मामला जो है वो स्लोली लेके जाने के लिए, धीरे तरीके से वो चलाने के लिए उनके ऊपर दबाव आ रहा था और उन्होंने बाद में वो केस भी छोड़ दी। तो इस तरह से एनआईए के एनआईए के ऊपर एक डाउट उसके ऊपर एनआईए के ऊपर डाउट व्यक्त किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने किया, वो सही तरीके से नहीं किया, ऐसा एक उनके ऊपर एलिगेशन हो रहा था। बस ये आखिरी सवाल, मालेगांव में तो ब्लास्ट हुए, किसने किया? अब इस पे फिल्म ही बता पाएगी कि कौन था, बाकी तो कहीं जांच वांच में पता नहीं चल पाया।
दोनों ब्लास्ट हुए हैं, मालेगांव में ब्लास्ट हुए हैं। जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे उसमें आरोपी अरेस्ट हुए थे, केस चल रही थी, उनके ऊपर सजा भी हुई। लेकिन मालेगांव ये ऐसा ऐसा इंडिया का एक प्लेस है जहां पर जो ब्लास्ट होते हैं वो किसने किया ये मालूम नहीं पड़ता आखिर तक। 20 साल बाद भी किसने किया ये मालूम नहीं पड़ता। एक ही नहीं, दो ब्लास्ट हुए। एक ब्लास्ट होते तो हम समझ सकते थे, लेकिन दो ब्लास्ट हुए और दो ब्लास्ट में किसने किया है ये अभी हम बता नहीं सकते कि किसने किया है। आरोपी अरेस्ट हुए थे, मुस्लिम आरोपी अरेस्ट हुए थे, हिंदू आरोपी अरेस्ट हुए थे, सब छूट गए हैं, सब निर्दोष छूट गए हैं, उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं सामने आया है। 3 एजेंसी ने इनकी तहकीकात की, एटीएस ने की, सीबीआई ने की, एनआईए ने की है। लेकिन आज हम हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद मतलब हाईकोर्ट को भी सवाल अब पैदा हुआ है कि ये ब्लास्ट किसने किए। मतलब इस तरह से ये मामले हैं, दो मामले हैं जिसके ब्लास्ट किसने किए हम बता नहीं सकते किसने किए। कोई एजेंसी बता नहीं सकती कि ये ब्लास्ट किसने किए हैं। ये जो है एक मिथ हो गया है। बस चलते-चलते एक और सवाल, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, पिछले कुछ वक़्त में महाराष्ट्र में कई जगह पे ब्लास्ट हुए थे, उस वक़्त आप लोग किस तरह से रिपोर्टिंग करते थे? किस तरह से, तब तो सोशल मीडिया का वक़्त नहीं होता था, किस तरह से न्यूज़ गैदर के लिए आप लोग जाते थे और करते थे सारा काम? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मुंबई में 2003 से ब्लास्ट शुरू हो गए। 2003 से मतलब पहला ब्लास्ट जो हुआ था इसमें वो घाटकोपर में हुआ था। घाटकोपर के बाद 2003 में शुरू हुआ था। उसके बाद जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था। बाद में वापस घाटकोपर में ब्लास्ट हुआ, विले पार्ले में ब्लास्ट हुआ, बाद में झवेरी बाजार में ब्लास्ट हुआ, अपेरावत में ब्लास्ट हुआ, गेट ऑफ इंडिया के यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। तो ऐसे हर 2-3 साल बाद मुंबई में ब्लास्ट होते थे और उसमें आरोपी अरेस्ट होते थे, आरोपी पर के मुकदमा चलता था, आरोपी के ऊपर सजा भी होती थी। और ये पूरा जो मामला था वो स्पष्ट था और उसकी तहकीकात जो है वो मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच करती थी। उसमें तभी तक दिक्कत नहीं आती थी, एटीएस के मामले में भी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब ये सीबीआई के पास मामले जाने लगे, जब एनआईए के पास मामले जाने लगे, तो मामले में उलझन आने लगी कि ये क्या है ये। मतलब क्वेश्चन मार्क पैदा होने लगा कि आरोपी आरोपी वही है क्या, उसमें एविडेंस जो इकट्ठा किए है वो सही है क्या। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है वो निर्माण होने लगे। कि इसके जो एनआई के जो तहकीकात थी उसके बारे में ये सब क्वेश्चन निर्माण होने लगे हैं। तो ये हम लोग जब शुरू में कवर करते थे तो स्पॉट पे जाते थे, स्पॉट पे किस तरह से ब्लास्ट हुआ था वो जानते थे। ब्लास्ट में जिलेटिन यूज किया गया है, आरडीएक्स यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है वो जानते थे। उसके ऊपर पुलिस वाले बताते कि आरडीएक्स यूज किया गया है तो इसमें कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जिलेटिन यूज किया गया है तो कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो इस तरह कैसे पुलिस के वर्जन आते थे, बाइट आते थे और बाइट के बाद उसी तरह से उसी के ऊपर मद्देनजर हम न्यूज करते थे और आगे जाते थे। लेकिन पिछले 2000 मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे, 2013 में ब्लास्ट हुए थे। 2013 के बाद मतलब 2013 में दादर और ओपेरा में ब्लास्ट हुए। उसके बाद मुंबई में ब्लास्ट एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ 2013 के बाद। उसके पहले ये जो 12-13 ब्लास्ट हुए थे और सभी ब्लास्ट मतलब ये ब्लास्ट मैंने कवर किए, नजदीक से देखे हैं, आरोपी को नजदीक से देखे हैं, आईओ को नजदीक से देखे हैं, किस तरह से तहकीकात होती थी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता था वो नजदीक से देखा है। और एक सही रिपोर्टिंग वहां तभी होती थी, वो रिपोर्टिंग करने की कोशिश हमने की है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, आपने वक़्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और डिटेल में सब समझाया, दोनों ब्लास्ट की कहानी सुनाई। हमें, हमारे दर्शकों को इसी तरह से हम लोग आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक सच्ची बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।